विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 14 बीघा, ऋषिकेश। कल हमने किया था राज्य व्यवस्था में सारे जितने भी एक्ट हैं, संवैधानिक विकास कर रहे थे हम, ठीक है। तो सारे मैंने एक्ट बता दिए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कौन कौन से एक्ट थे, और जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया यहाँ की शासन व्यवस्था को, तो उसके बाद कौन कौन से एक्ट बने, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कल हम कर चुके थे। उसके बाद अब कौन कौन से एक्ट आते हैं, कल हमने मोटे मोटे पढ़े थे, आज हमने थोड़ा बारीक वाले एक्ट भी पढ़ने हैं बीच बीच में। जो जैसे एक आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट से पहले हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे जो 1781 में आया। कब आया? ठीक है। तो आज आपने पढ़ना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, क्योंकि 1773 के एक्ट में कुछ खामियां थी, ठीक है। उनको दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भाई क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो अव्यवहारिक दोष थे, क्या थे? गंभीर अव्यवहारिक दोष। मैं इसलिए किताबी भाषा इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप मेंस में भी क्या कर सको, लिख सको। गंभीर अव्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने प्रवर समिति, क्या प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया। बर्क का डेजिग्नेशन क्या था? आंसर प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। आपने संसद में पढ़ी है ना, प्रवर समिति पढ़ी है, संयुक्त प्रवर समिति पढ़ी है, एडहॉक कमेटी। हाँ, जब हम संसद पढ़ रहे थे, अभी आगे ही पढ़नी हमने संसद, वहां पे हम समितियां पढ़ेंगे पूरी। तो प्राक्कलन समिति है ना, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, नियम समिति। ऐसे ही बोल रहा हूं कि वहां ब्रिटेन की संसद में प्रवर समिति का अध्यक्ष कौन था? एडमंड बर्क। कौन था? उसके सुझाव पर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसको कि बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस एक्ट में क्या किया गया कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो पहले वाला एक्ट था उसमें क्या किया गया था? 1773 के एक्ट में क्या किया गया था? खाली बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास को चेन्नई बोलते हैं अब, है मद्रास प्रेसिडेंसी, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी तो थी ऊपर। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बोला गया था कि भाई आप क्या करना है, सबके लिए विधि बनानी। विधि मतलब लॉ, विधि मतलब लॉ। अब यहां पर क्या कहा गया? यहां पर कहा गया भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? विधि बना सकते हैं। ये अधिकार दे दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा, जिसको कि क्या बोला जाता है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो आपको, बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर क्या किया गया? इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत प्राप्त हो गए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी, ठीक है। दो स्रोत प्राप्त हो गए, ठीक है। फिर बोला गया कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया। ये एक बड़ी बात है कि अंग्रेजों की समझ में आ गया था कि कितना भी कूट लो इनको, कितना भी मार लो, कितना भी शोषण कर दो, कितना भी लूट लो, कुछ नहीं बोलेंगे ये, लेकिन अगर इनके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज और इनकी परंपराओं के साथ हमने छेड़छाड़ किया तो गड़बड़ हो सकता है। ये कब समझ में आ गया? 1781 में समझ में आ गया। और इसको समझे नहीं ये लोग, जो यहाँ के लोग थे, ये नहीं समझे, इस चीज को नहीं माना उन्होंने। इसीलिए 1857 का क्या देखते हैं आप? रिवोल्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? तो इस एक्ट में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया। क्लियर हो गया?
अगला पॉइंट में बोला गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यानी गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। ये बड़ी बात है। क्या गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से। इसका मतलब अब उन पर दबाव क्या हो गया, कम हो गया, और गवर्नर जनरल की परिषद अब जो नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो भी नियम बनाती थी उसके बाद उसको लेके जाना पड़ता था सर्वोच्च न्यायालय के पास, है ना, वही एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश के पास, तब वो साइन करेंगे, तब वो माना जाएगा कि हाँ ठीक है। अब जरूरत नहीं थी। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत ये व्यवस्था भी की गई। अगला क्या किया गया, प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास ही की जा सकती थी। 5000 पाउंड या अधिक मूल्य के मामले सपरिचित ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। अब कितने पाउंड से अधिक मूल्य के मामले, 5000 पाउंड से अधिक मूल्य के मामले ही सपरिचित ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जाते थे। उससे नीचे के जो मामले होते थे या प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील, या ना प्रांतीय न्यायालय समझ रहे हैं, प्रांत मतलब प्रोविंस, प्रोविंस में न्यायालय है, प्रोविंस मतलब राज्य, राज्य के जो जैसे माना बंबई प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, उनके जो अपने अपने न्यायालय हैं। अब अगर उसकी अपील आगे करना चाहता है कोई तो कहाँ करेगा, आंसर गवर्नर जनरल की परिषद के पास करेगा। किसके पास करेगा, अगर 5000 पाउंड से नीचे के मामले होंगे। 5000 पाउंड से ज्यादा के मामले होंगे तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, सम्राट, कहाँ, ब्रिटिश सम्राट, सपरिचित ब्रिटिश सम्राट के पास जाना पड़ेगा क्या करने के लिए, उस मामले को लेकर। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा एक चीज और गड़बड़ थी, चोरी का जो, जैसे चोरी बंबई में कर दी आपने, वहां का जो दंड था वो अलग था, और चोरी आपने अगर कलकत्ता में कर दी तो वहां पे दंड अलग था, मद्रास में अगर चोरी कर दी तो वहां का कानून भी एक जैसे नहीं थे। क्या, कहीं पर कोड़े मारने की सजा थी तो कहीं पर फाइन था, तो कहीं पर कुछ अलग अलग तरह के। तो अभी मतलब ये लोग भी क्या नहीं है, अभी स्टेब्लिश नहीं हुए ढंग से, धीरे धीरे, नहीं बोल रहे हम संवैधानिक विकास, दरअसल इस चैप्टर का नाम क्या, भारत का संवैधानिक विकास। जो हमारा संविधान बना उसके लिए कहां से प्रोसेस शुरू हो रखी है, कहां से पढ़ रहे हैं हम, 1600 से, जब वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट क्या कर रही है, और धीरे 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 सुधार करते 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 आप देखेंगे आगे क्या होगा, एक दिन हमारा संविधान बन जाएगा। तो ये फ्लैशबैक स्टोरी चल रही है, क्या चल रही है एक तरह से, कि भाई हुआ क्या था, संविधान आया कहाँ से था। हमारे देश में तो राजा होते थे, बगल में राजपुरोहित होते थे, राजा के पास लोग न्याय के लिए आते थे, राजा राजपुरोहित से बोलता था कि मनु संहिता में क्या लिखा हुआ है ना, बंगाल का राजा बोलता था कि जिमुत वाहन की दाएं भाग में क्या लिखा हुआ, ठीक है, यह पूछा जाता कि ज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में क्या कहा हुआ, नारद स्मृति क्या कहती है, पराशर स्मृति क्या कहती है, मतलब हल ढूंढे जाते थे। क्या ढूंढे जाते थे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब हम आजाद हुए तो हमारे पास एक संविधान था, वो आया कहाँ से, तो वो ऐसे ये प्रोसेस चल रही है। क्या चल रही है प्रोसेस, तो इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए कि भाई आया कहाँ से संविधान। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्व अधिकारिता यानी रेवेन्यू, राजस्व मतलब किसको बोलते हैं, रेवेन्यू को, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास पहले रेवेन्यू अधिकारिता थी, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तो फिर दोबारा बार बार क्या करना पड़ता है, कई बार रिवाइज करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानून को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर दिया। इसका उद्देश्य सरकार को सुदृढ़ बनाना था। इसने राजस्व की समस्या का भी समाधान किया, राजस्व मंडल की स्थापना की गई। अब फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया कि राजस्व मंडलों की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। आंसर होता है बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्योंकि आपने अगर राजस्व अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय से ले ली, किससे ले ली, उच्च भी बोल सकते हैं आप, सर्वोच्च भी बोल सकते हैं, है ना। कलकत्ता में था वो, एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स लिमिस्टर हाइड अन्य न्यायाधीश थे। अगर आपने उसकी अधिकारिता को समाप्त कर दिया है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना रेवेन्यू के लिए।
रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? तो रेवेन्यू मंडल यानी राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। साथ ही भारत में कानून बनाने के लिए और उनके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर भी बल दिया गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? अब आता भैया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको हमने इतिहास में भी पढ़ना है सारे एक्ट, अभी इतिहास के हिसाब से पढ़ेंगे हम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या हुआ? दरअसल क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 था वो भी लगभग असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। फिर बाद में पिट्स जो है प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो एक एक्ट लेके आते हैं, उसका नाम है इंडिया एक्ट। क्या नाम है? इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसीलिए बोलते हैं पिट अपॉस्ट्रोफी एस इंडिया एक्ट, पिट का इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? वो बोलेगा कौन सा एक्ट सबसे पहले, कौन सा एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्यों या भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था? आपने आंसर देना है पिट्स इंडिया एक्ट। इसका मतलब समझा देता हूं मैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को अधिग्रहित किया था। अधिग्रहित मतलब एक्विजिशन बोलते हैं ना, अधिग्रहित, अधिग्रहण, एक्विजिशन, या एक तरह से कैप्चर किया था, मतलब अपने अधिकार में लिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरू में आई थी तो उसका नारा क्या था? केवल व्यापार, साम्राज्य नहीं। लेकिन यहाँ देखा उन्होंने तो यहाँ तो कर्नाटक में ही समझ गए थे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, वही समझ गए थे कि भैया बहुत आसान है यहाँ पर तो क्या। और ये भी समझ गए थे कि यार व्यापार में उतना लाभ नहीं है जितना लाभ किसमें है? साम्राज्य स्थापित करने में। क्योंकि करना क्या है? कुछ नहीं करना है, यहीं पर जमीन हमारी हो गई, उनसे कलेक्ट करना है, क्या रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उसी रेवेन्यू से आगे चलकर क्या करते हैं? कच्चा माल लेते हैं। 100 रुपये रेवेन्यू कलेक्शन है, 2 रुपये की रुई ली, अपने देश में बेची, वहाँ धागा बनाया, कपड़ा बनाया, सिला, यहाँ बेचा, फिर दोबारा आपकी जेब से खींचा। यही तो किया इन्होंने, है ना, गरीब किया देश को। तो मैं कह रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? भारतीय राज्यों को अधिग्रहित किया था। लेकिन अभी तक इससे पहले के एक्टों पर कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं दिखता कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावा नहीं दिखता हमें। क्या नहीं दिखता है? ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व, मतलब ऐसा नहीं दिखता। अभी तक ऐसा ही लगता है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ब्रिटिश ताज का दावा नहीं लगता है। लेकिन इस एक्ट में, किसमें? पिट्स के इंडिया एक्ट में पहली बार हमें कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज दिखता है। किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, खासकर उत्तर प्रदेश अगर जैसे पेपर अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर जरूर बनेगा। और ये ध्यान रखना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये खाली RO के लिए नहीं पढ़ाया था मैंने, या मैं खाली ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि खाली उत्तराखंड में काम आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश में भी काम आएगा, हिमाचल में भी आएगा, झारखंड, राजस्थान, जहाँ जहाँ पर आप जाओगे इतिहास एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि उत्तराखंड में हुमायूं के पिता का नाम बाबर हो और राजस्थान में जाओ आप, वहाँ पर बाबर के पिता का नाम हुमायूं नहीं होगा, वहाँ पर भी बाबर का बेटा ही होगा हुमायूं, और यहाँ पर भी बाबर का बेटा ही होगा। समझ में आया? और ना ही बैच का नाम PCS होने से ये नहीं होता कि खाली हम PCS के लिए पढ़ रहे। जिस भी कंपटीशन में आप दे रहे हो, हर जगह पर जहां जहां पर इतिहास आएगा, जहां जहां पर भूगोल आएगा, जहां जहां पर आपकी राज व्यवस्था आएगी, वहां वहां पर आपके लेक्चर काम आएंगे। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं? चलो, तो ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, ठीक है। फिर इसका शीर्षक क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, तो आपने बोलना है भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। नाम से ही पता चल रहा है भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। अधिकाराधीन का मतलब समझते हैं? अधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र। ये इसका क्या था? टाइटल था पिट्स इंडिया एक्ट का, या इंडिया एक्ट का टाइटल क्या था? ऊपर जो लिखा हुआ था कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोल रहे हैं? पिट प्रधानमंत्री है, उसका इंडिया एक्ट। अगला, जब भी आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जाएगा तो उसमें एक लाइन सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, कौन सी?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रण मंडल या नियंत्रक मंडल का नाम आपने बस याद रखना 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। समझ में आ गया? तब थोड़ा मैं तार जोड़ता हूं आगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे वरना। फिर आपने क्या करना है, 1757 में विद्रोह करना है। क्या करना है? करोगे? करोगे विद्रोह? सॉरी, 1857 में विद्रोह करोगे, और 1858 में एक एक्ट आएगा, आएगा। और 1858 में जो एक्ट आएगा उसमें दो चीजों को खत्म कर देंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां पढ़े हमने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पढ़ रहे? पिट्स इंडिया एक्ट में। ये दोनों समाप्त हो जाएंगे कहां? 1858 के एक्ट में। मैं आपको पहले ही अगली पिक्चर जो रिलीज होने वाली है उसका ट्रेलर दिखा रहा हूं। 1858 वाली जो पिक्चर आएगी उसका ट्रेलर ये है कि जो यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे हैं वो 1858 के एक्ट में समाप्त हो जाता है। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पढ़े वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो 1858 में जब ये दो चीजें समाप्त हो जाएंगी तो भाई व्यवस्था कैसे चलेगी? तो क्या करेंगे कि भारत परिषद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंडिया काउंसिल। क्या बनाएंगे? और जब हम वहां पर होंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि वहां से क्वेश्चन बनेगा कि कितने सदस्य होते हैं। तो आंसर 15 सदस्य होते हैं। इंडिया काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। और अब कौन देखेगा उस इंडिया काउंसिल को? भाई इंडिया काउंसिल बन गई, उसके ऊपर कोई हेड भी तो बनाना पड़ेगा हमें। तो भारत सचिव बनेगा। कौन बनेगा? और उसको बोलेंगे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या बोलेंगे? तो बस अब ये नाम याद रखना आपने कि 1858 के एक्ट में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये दोनों समाप्त। उसकी जगह पे आएगी भारत परिषद। भारत परिषद में होंगे 15 सदस्य। अब अभी ये नहीं बता रहा हूं कौन नियुक्त करेगा, उसमें से कुछ क्राउन करेगा, कुछ डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, 15 सदस्य होंगे। ठीक है। और उसके ऊपर जो हेड होगा उसको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या उसको बोलेंगे भारत सचिव। क्या होंगे? अब फिर भारत सचिव से मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे आपसे, जब मैंने कहा 1909 मिंटो मार्ले सुधार बोला था। मिंटो कौन? वायस रॉय। मार्ले कौन? भारत सचिव। फिर मैंने कहा था 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मैंने कहा मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। और चैम्सफोर्ड कौन? वाइस रॉय। है ना? हाँ, समझदार हो गए आप। चलो आगे। अब इस एक्ट में क्या क्या है भैया? इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। उल्टा पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान को भटकाओ मत। शरीर यहां है, मन कहीं और नहीं होना चाहिए। ठीक है। उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? आंसर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मैंने कहा क्योंकि इनकी समझ में आ गया। ठीक है, व्यापार अपनी जगह पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट जो होगा वो किससे होगा? राजनीति से। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप नेता बनना चाहोगे या दुकानदार बनना चाहोगे? बिजनेसमैन बनना चाहोगे? क्यों? नेता क्यों बनना चाहोगे? राजनीति क्यों करना चाहोगे? क्योंकि पहले भी राजनीति में बहुत था, आज भी राजनीति में ही है। अथाह जिसे बोलते हैं, मशीनें फूक गई, वहां इतना पैसा निकला है, कहाँ कौन है वो, छोड़ो नाम नहीं लेते हैं, पर मशीनें गिनते गिनते नोटों को क्या हो गई, इतना आप व्यापार में नहीं कमा पाओगे कभी भी। ठीक है। चलो जी, कुछ नहीं करना है, इलेक्शन से एक दिन पहले। ठीक है। तो कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप में पूछेगा क्या क्या आता है? राजनीतिक क्रियाकलाप में भाई सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी कार्य आते हैं। सैनिक, जब भी पूछेगा राजनीतिक क्रियाकलाप मतलब, तब आपने बोलना सैनिक, असैनिक और राजस्व, रेवेन्यू, ये तीन चीजें। ठीक है। के लिए, के नियंत्रण के लिए, के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। क्या की गई?
अब फिर दोबारा फ्लैशबैक में जाते हैं, बार बार जाना पड़ता है, पिक्चर तभी समझ में आती है। या फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक क्रियाकलाप कौन देखेंगे? निदेशक देखेंगे। कौन देखेंगे? निदेशक मतलब डायरेक्टर्स देखेंगे। कौन देखेंगे? लेकिन जो ये वाले क्रियाकलाप है, राजनीतिक क्रियाकलाप, ये कौन देखेगा? पहले तो राजनीतिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी। अब ये राजनीतिक क्रियाकलाप कौन देखेंगे? तो राजनीतिक क्रियाकलापों को देखने के लिए इंग्लैंड में, खासकर ध्यान देना, कहां पर? इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य? 6 सदस्य। कितने? 6 सदस्य की नियुक्ति की गई है, स्थापना की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। समझ में आ गया? और यही मेन, सबसे मेन पॉइंट यही है पिट्स इंडिया एक्ट का। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठा हुआ? इंग्लैंड में। लेकिन गवर्नर जनरल जो होगा वो पहले अनुमति लेगा कि भाई मैं उस राजा के साथ लड़ लूं। तो अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा लड़ लो तो ठीक है, लड़ेगा। या बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछा जाएगा, कौन? गवर्नर पूछेगा कि मैं उसको आश्वासन दे दूं सहायता का कि ना दूं। तो अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कह दिया हाँ दे दो, आश्वासन दे दो कि हम सहायता करेंगे, इट मीन्स हर जगह पर क्या? साइन। और सोचो ना कितनी कठिन रही होगी प्रक्रिया। गवर्नर यहां बैठा हुआ, कौन? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड बैठा हुआ, और पानी के जहाज से जाना पड़ रहा है। कागज जो जा रहे होंगे वो किससे जा रहे होंगे? डाक जो जा रही होगी। मतलब यहां से अनुमति मांगी, और मुझे नहीं लगता कि एक महीना तो लगता होगा भाई जाने में। उस जमाने में इंग्लैंड में ज़्यादा ही लगता होगा बल्कि, है ना, क्योंकि आधुनिक जहाज तो थे नहीं। उस जमाने की बात है। कब की पढ़ रहे हैं हम? 1784 की बात पढ़ रहे हैं। पता नहीं कैसे जहाज थे। ठीक है, फिर क्या हुआ जी? इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल में आपने क्या करना है कि 2 चीजें पढ़नी है, इनको याद रखना आपने। क्या? इन 6 में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा। कौन होगा? चांसलर ऑफ एक्सचेकर। एक राजस्व सचिव होगा और 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होंगे। इस लाइन को खास ध्यान देना है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो इंग्लैंड में गठित किया गया, उसमें कुल 6 सदस्य हैं। उसमें से एक सदस्य का चांसलर ऑफ एक्सचेकर होना जरूरी है, दूसरे का राज्य सचिव होना जरूरी है। क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य सचिव होना जरूरी है। बाकी जो 4 अन्य लोग होंगे वो प्रिवी काउंसिल जो राजा की काउंसिल होती है उसके सदस्य होंगे, 4 सदस्य। इतना समझ में आ गया? और इनकी नियुक्ति का अधिकार सम्राट का होगा। मतलब इनको, ये 6 के 6 लोग होंगे, इनको कौन नियुक्त करेगा? क्राउन नियुक्त करेगा। कहाँ का क्राउन? इंग्लैंड का क्राउन। ठीक है, वो रानी हो या राजा हो। ठीक है, इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश में 2 शासक थे। भारतीय उपनिवेश में 2 शासक थे। पहला कौन? कंपनी का निदेशक बोर्ड। कंपनी का निदेशक मतलब डायरेक्टर्स। दूसरा कौन था? नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। दूसरा कहां था? दूसरा इंग्लैंड में था। सम्राट भी इंग्लैंड में बैठा हुआ था क्राउन, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी वहीं बैठा हुआ था। इतना समझ में आ गया? यानी इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश में 2 शासक थे। मेन जो था, जो यहां पर था, वो कौन था? कंपनी के निदेशक बोर्ड, कंपनी का निदेशक बोर्ड। और दूसरा कौन था? नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। और ये स्थिति कब तक बनी रही? जब तक कि 1858 का एक्ट नहीं आ गया, क्योंकि 1858 के एक्ट में मैंने कहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया था। अगला, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि मैंने कहा था कि वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल। और अगर 3 लोग एक तरफ हो गए, और क्योंकि मतदान मतलब वोटिंग होती थी, और 2 गवर्नर जनरल की तरफ एक ही रहा, तो गवर्नर जनरल की क्या चलनी है? चलनी है क्या? नहीं चलेगी। इसलिए इसको घटाकर 3 कर दी गई। बोला गया कि एक आदमी भी अगर गवर्नर जनरल के साथ है तो उन्हीं की मानी जाएगी। वो जो 2 लोग हैं उनका वेटेज कम है, क्योंकि यहाँ गवर्नर जनरल का वोट का वेटेज क्या है? ज्यादा है, इसलिए संख्या घटाकर 3 कर दी गई। तो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3।
ठीक है। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको भारत में प्रशासन यानी सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व और देशी रियासतों आदि से अधिक्षण की शक्ति प्रदान की गई। चलो अभी उतना डीप नहीं जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। प्रांतीय, ये तो पहले तो हम तो ऊपर का पढ़ रहे हैं, लेकिन और प्रांत भी तो थे, तो प्रांतीय परिषद की सदस्य संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। कुछ खास नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद कीजिए। केंद्र शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस एक्ट में दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई, क्योंकि यहाँ पे मुकदमा चलाते तो वो महंगा पड़ना था, इसलिए इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया। अगर जो अंग्रेज अधिकारी हैं, अगर उन्होंने कोई गलत काम कर दिया तो जब वो इंग्लैंड पहले वहाँ वापस भेजा जाता था, फिर उन पर मुकदमा चलाया जाता था, जो भी दंड देना होगा वो दिया जाता था। ठीक है, कुछ खास नहीं। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भाई 1773 में भी यही बोल रहे थे, भाई उपहार मत लो, भाई तनख्वाह मिल तो रही है। संसार के सबसे ऊंचे वेतन दिए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उस समय। संसार के सबसे ऊंचे वेतन किसके थे? और उसके बाद भी फिर भी वही माया पूरा नहीं हो रहा था उनको, फिर वो क्या कर रहे थे? उपहार भी ले रहे थे, बाध्य भी कर रहे थे राजाओं को। ठीक है, चलो अगला क्या हुआ इसमें, युद्ध तथा शांति करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अगर युद्ध करना है ना, गवर्नर जनरल को देसी राजाओं के साथ युद्ध करना है या संधि करनी है, तो उससे पहले कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें मैंने कहा अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। 1784 में और पॉइंट आपको याद हो ना हो, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य, 1 सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेकर, 1 सदस्य राज्य सचिव, 4 अन्य सदस्य प्रिवी काउंसिल के सदस्य, नियुक्ति का अधिकार सम्राट को या क्राउन को, राजा या रानी को। इतना याद जरूर रखना है, ठीक है। उसके बाद 1786 का अधिनियम आता है। क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये क्यों लाया गया 1786 का अधिनियम? 1784 में आ तो गया था, 2 साल बाद क्यों लाना पड़ा? क्योंकि भैया कॉर्नवालिस को बुलाना था। किसको? कॉर्नवालिस को बुलाना था। कॉर्नवालिस वही व्यक्ति था, 1789 याद है आपको? अमेरिका में संविधान बन रहा था, उससे पहले अमेरिका की क्रांति हुई थी, और कॉर्नवालिस अमेरिका में भी जा चुका था। पैट्रियट मूवी देखना है, कौन सी? इंग्लिश में मूवी है पैट्रियट, देशभक्त बोलते हैं पैट्रियट मतलब, उसमें कॉर्नवालिस का दिखा रखा है। अब इतने योग्य आदमी को भारत में लाना था। कहाँ लाना था? हालांकि वो वहां पे सफल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जो टक्कर देने वाले थे वो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों के सहयोग से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही अमेरिका की स्थापना की। अमेरिका जो है वो ब्रिटेन का ही बच्चा है। किसका? पर ब्रिटेन का बड़ा बच्चा है ये। क्या है? ब्रिटेन तो छोटा सा है, आइलैंड में सिमट जाता है ना, यूके जिसको बोलते हैं। वहीं के जो सबसे सुसंस्कृत और जो सबसे मेहनती लोग थे उनको इस उपनिवेश में भेजा गया था। कहाँ? अमेरिका में। ये पता है आपको? पता है? अरे नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं। ब्रिटेन का उपनिवेश मतलब ब्रिटेन ने यहां पर कब्जा किया, 13 स्टेट बनाए। क्या बनाए? 13 राज्य, किनारे के 13 राज्य कैप्चर कर दिए। क्या कर दिए? 13 राज्य कैप्चर कर दिए। अब क्या हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन तो दुश्मन थे, फ्रांसीसी भी आ रहे थे इधर, लेकिन फ्रांसीसियों को अधिकार नहीं हो पाया। लास्ट में ब्रिटिशर्स ही यहां पर क्या किया? कब्जा किया। अब जो आदमी ब्रिटेन में खेती करना चाह रहा था पर उसके पास खेत नहीं था, ब्रिटेन में जो आदमी पूजा करना चाह रहा था लेकिन चर्च का बहुत ज्यादा उस पर क्या था? होल्ड था, है ना। कोई आदमी कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहा था लेकिन उसके पास सीमित संसाधन थे, उन लोगों को भेजा गया। पूछा गया ब्रिटेन में कौन कौन जाना चाहता है, नया उपनिवेश है वहां पर कौन कौन जाना चाहता है। तो वो लोग आए यहाँ पर, बड़े सिस्टमेटिक और क्या मेहनती लोग आए। उन्होंने कहा हम जाएंगे। अब यहाँ पे वो बस गए। अब उन्होंने देखा यार इतने बड़े बड़े खेत, तो माना मेरे पास छोटा खेत है और मैं बड़े खेत में क्या करना चाहता हूँ?
खेती करना चाहता हूं और मेरे सामने 50,000 हेक्टेयर का खेत दे देंगे तो क्या मैं कर लूंगा? नहीं करूंगा। फिर इन्होंने क्या किया, अफ्रीका गए, स्लेव कोस्ट से गुलाम खरीदे अफ्रीका के, उनके पैरों में जंजीर बांधी, 18-18 घंटे काम कराया उनसे, खेती कराई, गन्ना उगाया, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, है ना, कॉटन उगाया, जो भी उगा सकते थे काम कराया। वही ब्लैक है आज अमेरिका में, ब्लैक एंड व्हाइट जो चलता है वही है। इतना शोषण किया इन लोगों ने कि पूछो मत। समझ में आया? अब क्या हुआ, धीरे 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 यूएसए के जो 48 प्रांत दिखते हैं ना, धीरे 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 करके इस तरफ को, मतलब अभी तक नहीं आए थे जब अमेरिका की क्रांति। अब क्या हुआ, ब्रिटेन इन पर टैक्स लगाता था। क्या लगाता था? टैक्स लगाता था। इनका कहना था यार हम गन्ना उगा सकते हैं, सीरा बना सकते हैं, शराब नहीं बना सकते। हम मतलब कोई भी चीज कर रहे हैं तो हम पूरा प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास कैपेबिलिटी है। और दूसरी बात, हम टैक्स क्यों दें ब्रिटेन को? हम तो महारानी की प्रजा है ना, तो हमें रिप्रेजेंटेशन दो, किसमें? संसद में। तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन अमेरिका क्रांति का नारा था शुरू में। क्या था? अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो संसद में तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो फिर ब्रिटेन ने भेजा कि भैया कुछ करो। तो रक्तहीन क्रांति थी एक तरह से, कुछ अपने ही तो भाई बंद थे, कोशिश की कि वो करने की, थोड़ा बहुत गोलियां चली होंगी, वो जो गन कल्चर है वहां पे वो तभी का है, थोड़ा बहुत चला होगा, लेकिन नहीं वो हो पाए। एक तरह से बेटा बाप से अलग हो गया। बाप कौन? यूके। बाप कौन? ब्रिटेन। बेटा कौन? यूएसए। और यूएसए ने अपने पहले ही पॉलिसी बना दी थी कि सबसे रिफाइंड जो लोग होंगे उनको ही अंदर आने दिया जाएगा, फालतू लोग नहीं। क्या? फालतू लोग नहीं। ये नहीं कि इधर से चकमा आ रहे और उधर से क्या बोलते हैं, कौन कौन आते हैं यहाँ, अलग अलग आते हैं ना, घुसपैठ जो होती, जैसे हमारे देश में आओ भाई बैठो बसो, ये लो राशन कार्ड, ये लो, है ना, और फिर वही लोग आगजनी करते हैं बाद में। तो यहां पर ऐसा नहीं किया गया। यहां पर बोला गया, इन्होंने अपनी पॉलिसी बना दी, वीजा पॉलिसी, बड़ी सख्त पॉलिसी बना दी। क्या करते हो आप? बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, आईआईटी से आ जाओ। क्या हो? आईआईटीएन हो ना, आ जाओ, बिल्कुल स्वागत है। कितना दे रहे तुम्हारे देश वाले? इन्होंने कहा जी 50,000 दे रहे, हम आपको 5 लाख देंगे, आओ। आप क्या हो? कि हम जी फिजिक्स से ये हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। कितना दे रहे हैं आपके देश के लोग? कि जी 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हम आपको 10 लाख देंगे, आओ। पैसा फेंकता है अमेरिका। सारे डॉक्टर कौन? भारतीय। सारे इंजीनियर्स कौन? भारतीय। सारे वैज्ञानिक नासा है कौन? भारतीय। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन? भारतीय। दिख रहा है भारतीयों का जादू। ब्रेन ड्रेन बोलते हैं इसको। हमारे विद्यालयों में हमारे कर के पैसों से यहाँ जो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं और बाहर जाकर क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो सेवा देश की करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं। फायदा ये है थोड़ा बहुत फॉरेन रिजर्व, लेकिन क्या होता है बाद में ग्रीन कार्ड होल्डर बनते हैं वहीं के निवासी, फिर माँ बाप यहाँ मरे, फिर वो आना भी बंद, जो मनी ऑर्डर होता है, तो फिर वो फॉरेन रिजर्व भी क्या है, मतलब जो फॉरेन करेंसी आती है वो भी खत्म। तो एक तरह से नुकसान है हमें। क्या है? इसीलिए अमेरिका के झंडे पर 13 स्ट्रिप्स होती हैं, स्टार एंड स्ट्रिप्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जो 13 स्ट्रिप्स हैं वो पहले के 13 राज्यों को डिनोट करती हैं। और इसमें फ्रांस ने इनकी सहायता की थी, क्योंकि दोनों बाप बेटे थे ना भाई, बाप बेटे मतलब ब्रिटेन अपने ही लोगों पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था कि भाई नहीं, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और तुम ऐसे अलग नहीं हो सकते हमसे। और फ्रांस कह रहा था नहीं नहीं अलग हो जाओ, क्योंकि वहां दुश्मन था। तो बाद में क्या होता है आपको पता ही है, फिर फ्रांस से आती है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अलग अलग टुकड़ों में। कौन देता है गिफ्ट? फ्रांस देता है कि अब मैंने बेटे बाप को अलग कर दिया, ये लो गिफ्ट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। समझ में आया? बात कहां से चली थी? तो स्टार एंड स्ट्रिप्स, 13 स्ट्रिप्स, वो 13 राज्य जो शुरू में कैप्चर किए थे। 50 तारे यानी 50 राज्य, 48 राज्य यूएसए के अंदर हैं, 2 राज्य बाहर हैं, एक अलास्का जो कि उसने रूस से खरीदा, और एक राज्य इनका हवाईन आइलैंड, होनोलुलु कैपिटल है जिसकी, ये दो स्टेट उसके बाहर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो जी, तो कॉर्नवालिस को बुलाना था, क्या लाना पड़ा? 1786 में 2 साल बाद एक अधिनियम लाना पड़ा। कॉर्नवालिस ने कहा भैया सेनापति की शक्तियां देनी पड़ेंगी तब लूंगा मैं, क्या तभी आऊंगा, सेनापति की शक्तियां भी दोगे तो।
तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। अगर आपको सच में क्या करना है, अपने आप को अच्छा करना है, तो सामने वाले की डोमिनेंसी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि जब मैं आपको कोई टास्क देता हूं तो मैं कहता हूं कि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। क्या है? जैसे किसी कार्य को करने के लिए बोलता हूं, जैसे मैंने बोला कि भाई आपने कल 10 पेज याद करके देने हैं, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपने हाँ बोलना है या फिर आपने हाँ बोलना है। क्या करना है? अगर आप इस डोमिनेंसी के विरुद्ध विद्रोह करोगे तो अपना नुकसान करोगे। डोमिनेंसी, जो मेरी डोमिनेंसी कोई आप पर अत्याचार करना थोड़े है, आपको बताना है। मुझे भी पता है कि 10 नहीं करेंगे तो 8 तो करेंगे डर से, क्योंकि 2 ही प्रकार के लोग सफल होते हैं, एक जो अभाव में रहते हैं और एक जो डर में रहते हैं। तो मेरा काम आपके अंदर डर पैदा करना नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके माता पिता ने जो फीस दी है उस फीस को क्या करना, आप पर क्या करना, उसके बदले में आपको रिजल्ट देने के लिए मुझे प्रयासरत रहना है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। तो उस चीज को क्या किया करो, स्वीकार किया करो। ठीक है। अब मैंने कहा कि इसने का, अब देखो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद की कब तक सुनेगा? पता लगा परिषद के 3 सदस्य एक तरफ हो गए, अब 3 सदस्य है ना, 3 तो गवर्नर जनरल अकेले क्या कर लेगा? तो कॉर्नवालिस ने कहा नहीं भैया, अगर मैं जो बोलूंगा वो होगा। ये पिक्चरों में भी देखा होगा, जब कोई अपराधी बहुत ज्यादा मतलब पहुंच से बाहर हो जाता है, तब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, और ईमानदार पुलिस ऑफिसर सबसे पहले नेताओं के सामने एक शर्त रखता है कि जी मुझे, जब मैं कोई अपने तरीके से करूंगा काम, क्या करूंगा, तो जो योग्यता होती है ना उसके सामने जो आपकी पॉलिटिक्स है वो भी झुकती है। ये करना पड़ा 1786 का। तो बोला गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण जो उसकी शर्त थी वो कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां, क्या, प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। और इस प्रकार दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। किसने किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला है 1793 का चार्टर एक्ट। कितने मिनट हो गए अभी? ठीक है, अभी तो टाइम है। अब भैया 1793 का चार्टर एक्ट, एक तो 20-20 साल के लिए बढ़ाते रहेंगे ये अधिकार। तो पहला तो यही है कि 20 साल के लिए और अधिकार। वो रानी ने शुरू में 15 साल के लिए कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए कहा था कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। अब वो उसको बढ़ा रहे हैं बार बार, अब फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बल्कि एक बार तो जालिमों ने यह भी पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम था क्या? तो इतिहास की किताब में मिलेगा, जाओ जरा ढूंढो ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम। गवर्नर एंड मर्चेंट ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज, लंबा सा नाम पूछा उन्होंने। किसने? हाँ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इसमें भी होता है, फिर कुछ कंपनियां मर्ज होती हैं उसमें, बट ये लंबा सा जो नाम मैंने आपको बताया एक बार फिर बोल दीजिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते हैं? जैसे जालिमों ने एक बार पूछा कि लाल किले का वास्तविक नाम क्या है। अब हम तो दिल्ली में गए भी थे, देखा भी था, घूम के भी आए थे, है ना, दीवाने आम दीवाने खास सब देख के आए थे, लाल किले को पूरा देख के आए थे। किसी ने बताया नहीं कि लाल किले का वास्तविक नाम क्या है। तो किला ए मुबारक, लाल पत्थर से बना हुआ इसलिए लाल किला। तो जहां तक आप नहीं सोचते हो वहां पर एग्जामिनिंग बॉडी क्या करती, सोचती है। क्योंकि जो एग्जाम होता है प्री का वो रिजेक्ट करने के लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए नहीं होता है। तो मैंने कहा इतना पढ़ो कि वो कुछ भी पूछे उसके हर एक अस्त्र का जवाब आपके पास क्या हो, अस्त्र और शस्त्र का जवाब आपके पास हो, है ना। और मेंस में अच्छे बच्चे वो माने जाते हैं, जैसे हमारे समय में जो सब्जेक्ट होता था उसमें 8 क्वेश्चन होते थे, तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो, वैसे तो 5 करने होते थे 8 में से, कितने
पर ऐसी मजाक में बोलते थे कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो 8 के 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, नीचे लिख के आते हैं चूज एनी 5। क्या कोई भी 5 चूज करो, चेक कर लो, हर एक में उतने ही नंबर आएंगे, फुल में से फुल। हालांकि ये संभव नहीं था, 5 क्वेश्चन ही करने आफत आ जाते थे, क्योंकि वर्ड लिमिट नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? पेज काफी सारे भरने होते थे। आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको वर्ड लिमिट है, यूपीएससी में भी वर्ड लिमिट है, और आपके पीसीएस में भी क्या है, वर्ड लिमिट है। ठीक है, कम शब्दों में लिखना है आपने, तो शॉर्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, 1793 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब देखो 1793 में कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठा हुआ? इंग्लैंड में। कहां बैठा हुआ? कितने लोग? 6 लोग। उसमें से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। भाई उनके लोग हैं ना। पैसा कहां से जा रहा? भारतीय राजस्व से जा रहा। क्यों जा रहा भाई भारतीय राजस्व से? तो यहीं पर आपको याद करना पड़ेगा कि हालांकि नियंत्रण मंडल खत्म हो जाता है आपका 1858 के एक्ट से खत्म हो जाता है, भारत परिषद आ जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया ना उस पर भी लगती है। भारत परिषद भी कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ है? भारत सचिव भी कहाँ बैठा हुआ? इंग्लैंड में। वेतन कहाँ से मिल रहा? भारतीय राजस्व से। यही प्रोसेस ट्रांसफर हो जाती है किस पर? भारत, मतलब 1858 के एक्ट में भारत इंडिया काउंसिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उस पर ट्रांसफर हो जाती है ना। 15 सदस्य है, उनका सबका वेतन भारतीय। अब आपने यहां पे याद करना है, यूपीएससी ने पूछा किस एक्ट से ये जो वेतन है जो कि भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है, इसके बदले ये प्रथा समाप्त की गई और इंग्लैंड के राजस्व से अब दिया जाने लगा। अब वो एक्ट कहां मिलेगा आपको? वो मिलेगा 1900 के बाद के एक्ट में। ढूंढो 1900 के बाद के किस एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि भारत परिषद के सदस्यों का वेतन जो है वो इंग्लैंड के राजस्व से दिया जाने लगा। तो जरा देखना 1919 का है, कब का है? अरे बुक में देखो भाई, किताब खोलो, किताब में देखो 1909 1919 में जाओ जरा, कहीं पर दिखेगा आपको। यहीं पर याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना भाई। क्या रहेगा? हाँ जी, क्या रहेगा? बिल्कुल 1919 के एक्ट से किया ये व्यवस्था। किससे किया? 1919 के एक्ट से किया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो अपनी किताब में यहीं पर लिख दो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक व्यवस्था ये की गई कि जो भारत सचिव, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म हुए, भारत सचिव आया, तो भारत सचिव का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब 1919 के एक्ट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से यह व्यवस्था की गई कि अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। यह व्यवस्था की गई 1919 के एक्ट में। याद रहेगा? ठीक है। दूसरा काम क्या हुआ इस एक्ट में? ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ना, वो कैसे चलेगा? लिखित, है ना। बहुत ज्यादा लिखत पढ़त आप देखते होंगे हमारे देश में। अब तो पेपरलेस हो रहा धीरे धीरे, लेकिन आपने देखा होगा कि फाइलें लटकी हुई हैं कमरे के। सरकारी दफ्तरों में जाना कभी, ओ फाइलें, ये किसने सौंपा, मतलब किसने दी ये पैटर्न? ये अंग्रेजों की देन है, लिखत पढ़त। इस एक्ट में बोला गया कि भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। यानी जो भी चीज होगी, जो प्रशासन होगा, उसके लिए विधि बनेगी लिखित, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपको पता ही है, वो एक फाइल यहाँ इस टेबल पे आई, फिर दूसरे टेबल पे गई, फिर तीसरे टेबल पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से चेक हो गए, तब जाके कब बात की गई टीरी डैम बनेगा और कब जाके बना। अब क्या उस समय जब स्टार्टिंग हुई थी कि इतने करोड़ रुपए लगेंगे और कितने करोड़ रुपए लगे? क्यों? टाइम ड्यूरेशन। क्यों? फाइलें। क्यों? क्या बोलते हैं उसको? रेड टेपिज्म। टू मच ऑफिशियल, किसको बोलते हैं? रेड टेपिज्म। मतलब बहुत ज्यादा
कागजी कार्रवाई नहीं, कुछ और बोलते हैं शायद। जरा देखना रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है? जी बोलिए। अरे वही होता है, नहीं एग्जैक्ट बताइए। फॉर्मेलिटीज जो होती है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, कुछ ऐसा लिखा हुआ है? ब्यूरोक्रेटिक एंड हाँ फॉर्मेलिटीज होती है, ब्यूरोक्रेट हिंडर करते हैं बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग। तो यही होता है। आप जब जाओगे विभागों में पता चल जाएगा। तो भाई लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई 1793 के चार्टर एक्ट से। साथ में क्या गया, सभी कानूनों तथा विनियमों, विनियम बोलते हैं रेगुलेशंस को, कानून बोलते हैं विधि, लॉ, सभी कानून तथा विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। किसको किया गया? न्यायालय व्याख्या करेगा, है ना। कानून की व्याख्या कौन करेगा? इवन आज भी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है, अब आप बोलोगे, पहले तो फंसोगे निर्वचनकर्ता पे। किसपे फंसोगे? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हुआ हिंदी में कि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है, तो आंसर सुप्रीम कोर्ट है। संविधान में लिखी गई कोई लाइन के बारे में अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। कौन करेगा? संसद नहीं करेगी एक्सप्लेन, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्योंकि लॉ कौन जानता है? सुप्रीम मतलब कोर्ट जानता है। कोर्ट में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन ऐसे ही आया कि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है, तो 80% हिंदी माध्यम की बच्चों की समझ में सबसे पहले ये नहीं आया कि निर्वचनकर्ता होता क्या है। तो पता चला कि व्याख्या मतलब उसके अंदर जो समस्या आएगी या उस पर जब विवाद होगा उस लाइन पर, किसी भी लाइन पर, किसका मतलब है क्या, तो उसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। तो भाई इसमें तो मेरे ख्याल से 1793 के एक्ट में तो कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। उसके बाद 1813 का राजलेख आता है, उसके बाद 1833 का राजलेख आता है। मुझे टाइम बता दीजिए कितना हो गया, क्योंकि अगली क्लास भी करानी है। 47 मिनट है, तो जैसे 60 होगा मुझे बता देना। 1813 के एक्ट में सबसे पहले आपने बोलना है 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर आए। दूसरा जो याद रखना है कि ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया। क्या किया गया? आंशिक रूप से। आंशिक रूप इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें बोला गया चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन 1833 के एक्ट में जब हम जाएंगे तो वहां पे हम बोलेंगे पूर्ण रूपेण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ट्रेड मोनोपोली को। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? ट्रेड मोनोपोली का इसका मतलब 1833 के एक्ट से यह बोला गया कि अब कोई भी आदमी इंग्लैंड से अपना थैला उठाकर भारत जा सकता है, जो मर्जी खरीदे और वो व्यापार कर सकता है। इससे पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, ठीक है। अब आपको इंग्लैंड से ट्रक लाना है, ट्रक लाओ, चाय भरो, जाके बेचो किसी दूसरे देश में जहां भी बेचना है आपने। इससे पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही खरीद सकती थी और वही ट्रेड कर सकती थी। समझ में आया? ट्रेड मोनोपोली खत्म होने का मतलब समझते हो ना, कि अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक आकर, कोई भी समूह आकर यहां पर क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था। चलो जी, तो भाई इससे क्या क्या हुआ पहले बता देता हूं मैं। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया। इस राजलेख द्वारा अधोलिखित प्रावधान किए गए। एक चीज समझ में नहीं आई कि हर एक व्यक्ति ने हमारा धर्म को परिवर्तित करने की कोशिश किया, चाहे वो पुर्तगाली हो। पुर्तगाली भी हमें ईसाई बनाना चाह रहे थे। इवन जो अल्बुकर्क था वो तो जिंदा जला देता था अगर कोई ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करता था। गोवा में जो ईसाई हैं अधिकतर, उनको बाध्य किया गया, बल्कि उसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी क्या किया? प्रेरित किया। अपने किनको? पुर्तगालियों को, कर्मचारियों को। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या बढ़ानी है तो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करो, ताकि जो संतानें हो वो ईसाई हो। क्या हो? हर एक आदमी आया, हर एक कोई भी धर्म आया, वो क्या हुआ कि हमें कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है। और लेकिन बस क्या बताएं, डिगे नहीं हम। आज भी क्या है? धर्म कन्वर्ट हुए हैं, ऐसा नहीं कि कन्वर्ट नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, और कन्वर्टेड लोग ही हैं ज़्यादा। जो दूसरे धर्मों के हैं वो कन्वर्टेड ही हैं। लेकिन मैंने कहा फिर भी जो है धर्म क्या है? जीवित है, अभी भी क्या है? जीवित है।
हमने कहीं किसी को बाध्य नहीं किया, हमने तो सिर्फ क्या किया, उपदेश दिया और सामने वाला प्रभावित हुआ और उसने उस धर्म को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। चाहे हूण शासक मिहिर कुल हो, हमने थोड़े बोला उसे कि शिव जी को मानो, शैव धर्म खुद स्वीकार किया ना उसने। हमने किसी को नहपाण को थोड़े बोला, या हमने क्या नाम है उसका, मिहिर कुल को थोड़े बोला, मिहिर कुल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, क्या नाम है उसका, जिसने नागसेन के साथ मिनेंडर, हमने मिनेंडर को थोड़े कहा कि तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करो। उसने नागसेन से क्वेश्चन पूछे, नागसेन ने आंसर दिए, मिलिंद पन्हो एक किताब में देखा होगा आपने, बन गया, बौद्ध बन गया। इतना बड़ा बौद्ध बना कि जैसे महात्मा बुद्ध की भस्म के लिए लड़ाई हुई, वैसे मिनेंडर की भस्म के लिए भी लड़ाई हुई। समझ में आया? ठीक है, तुमने देशों को जीता है तोपों से, बमों से, गोली से, हमने दिलों पे राज किया अपनी गीता की बोली से। ये अलग बात है कि हम गीता को नहीं समझ पा रहे, लेकिन जिसने भी गीता पढ़ी हमारी अन्य देश के लोगों ने, उनकी समझ में आ गया सारा ज्ञान तो इसके अंदर है। क्या है ना? खाली श्लोक रटने से नहीं होगा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता यो उत्सव मामका पांडवस्येवा किम कुर्वत संजय। अब पहला श्लोक पढ़ते हो और उसमें बोलते हो यार इसमें यही तो बता रहे कि आंखों देखा हाल बता रहे, किसका? महाभारत के युद्ध का। अरे महाभारत के युद्ध को शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, धृतराष्ट्र बोल रहा है संजय से कि यार मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है वो बताओ, क्या करो बताओ। तो संजय बताता है। मेन काम तब शुरू होता है जब अर्जुन धनुष रखता है नीचे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। आपके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे? वहां पे मिलेंगे जब अर्जुन क्या करता है, क्वेश्चन करता है और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। और इसकी व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से की है। अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ लेना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है गीता को। ठीक है, कितने अध्याय हैं गीता में? कितने हैं? 18 अध्याय हैं। किसने लिखी है गीता? श्रीमद् भगवत गीता। हाँ जी, जिन्होंने महाभारत लिखी उन्होंने गीता भी लिखी होगी, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महाभारत के किस पर्व में है गीता, श्रीमद् भगवत गीता? कितने पर्व हैं महाभारत में? 18 पर्व हैं। उसके किस पर्व में है गीता, श्रीमद् भगवत गीता? भीष्म पर्व में है। किसमें है? दूर दूर तक पता नहीं चलेगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? आंसर भीष्म पर्व में है। किसमें है? चलो मैं उधर से इधर आ जाता हूं फिर दोबारा। इस चार्टर के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। बोला गया कि जाइए धर्म प्रचार के लिए जाइए और क्या कीजिए, धर्म प्रचार कीजिए, और वहां के जो लोग हैं, मतलब हम लोग, हमको क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। किसमें? ईसाइयत में। ठीक है, चलो दूसरा काम क्या किया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन बोला गया चाय और चीन के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करेगी, व्यापार करेगी। ठीक है, तीसरा काम क्या किया, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया था कि लड़ाई हुई प्राच्यविदों और पाश्चात्यविदों में, है ना। प्राच्यविद मतलब जो भारतीय प्राचीन शिक्षा को की पक्षधर थे, और जो भारतीय प्राचीन शिक्षा के जो पक्षधर थे वो ज्यादा अंग्रेज थे, और जो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे वो भारतीय जैसे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चौथा, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? स्वायत्त शासी संस्थाएं जो होती हैं उनको टैक्स लगाने का, टैक्स इंपोज करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। ठीक है, इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया, और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर तथा गवर्नरों के प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इसको खाली सुन लो, डिटेल जो मेन है वो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। उसमें से एक जो है थोड़ा कमजोर पॉइंट है, लेकिन हो सकता है वहां से क्वेश्चन बने कि स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार किस एक्ट से दिया गया? 1813 के राजलेख से। अच्छा, इतने ही पॉइंट नहीं है, और भी होते हैं। जब मैं इतिहास पढ़ा रहा हूंगा तो मैं उसमें कम से कम 10-10, 15-15 पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, 10 पॉइंट कम से कम एक एक्ट में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल हम पॉलिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम अपने काम का पढ़ रहे हैं। अगला 1833 का राजलेख, 1833 का राजलेख। टाइम कितना हो गया? काफी है, काफी है मेरे